नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दो तेलुगु समाचार चैनलों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि देशद्रोह की सीमा को परिभाषित किया जाए। कोर्ट ने ये टिप्पणी आंध्र प्रदेश के दो तेलुगु चैनलों के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए की। दरअसल सांसद आर कृष्णराजू के कथित आपत्तिजनक भाषण प्रसारित करने पर TV5 और ABN आंध्र ज्योति नाम के दो तेलुगु चैनलों पर आंध्र सरकार की ओर से ये केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा इन दोनों चैनलों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। कोरोना महामारी को लेकर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस L नागेश्वर राव ने आंध्र प्रदेश में तेलुगु न्यूज चैनलों पर किए गए देशद्रोह के मामलों पर तंज कसा। सुनवाई के दौरान जस्टिस राव ने यूपी के बलरामपुर में शव को नदी में फेंके जाने की घटना के संदर्भ में कहा कि कल हमने एक शव को नदी में फेंके जाने की तस्वीरें देखी, जिसके आगे बोलते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, हाँ, नदी में शव फेंके जाने की तस्वीरें थीं। मुझे नहीं पता कि इसे दिखाने के लिए समाचार चैनल के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज की गई है या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के ड्रग कंट्रोल विभाग को कोरोना की दवाओं के अवैध वितरण के संबंध में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने के लिए फटकार लगाई और ड्रग कंट्रोलर को गुरुवार तक बेहतर तरीके से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अदालत ने कहा यह रिपोर्ट देखने के बाद उसका विश्वास पूरी तरह से हिल गया है और इस रिपोर्ट की कीमत लिखे हुए कागज के भी लायक नहीं है। कोर्ट ने कहा यदि आपका ड्रग कंट्रोलर काम करने में दिलचस्पी नहीं रखता है तो हम कहेंगे कि उसे हटा दिया जाए और किसी और को लाया जाए। कोर्ट ने कहा, क्या है ये कार्रवाई? ये कचरा है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। अदालत ने कहा यह हर किसी को पता था कि इस दवा की कमी है और गंभीर द्वारा दवा के हजारों पत्ते खरीद लेने के कारण उस दिन जरूरतमंद लोगों को वह दवा नहीं मिल पाई। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को लेकर मोदी सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर एक याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी की ओर से दायर याचिका में अनुरोध किया गया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को रोक दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें काम कर रहे कर्मचारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है। अदालत ने सख्त रुख दिखाते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच इस वजह से कि मजदूर कार्यस्थल पर हैं, इस प्रोजेक्ट को रोके जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। अदालत ने कहा यह राष्ट्रीय महत्व का जरूरी प्रोजेक्ट है, यह बेहद अहम है। बता दें ये प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का है। केंद्र सरकार की कोरोना टीकाकरण नीति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीखे सवाल किए और उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 45 से ऊपर की पूरी आबादी के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, लेकिन 18 से 44 साल के लोगों के लिए राज्यों को 50% वैक्सीन दी जा रही है और बाकी प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, LN राव और S रविंद्र भट्ट की बेंच ने कहा कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन में प्राथमिकता देने को लेकर आपने तर्क दिया था कि उनकी मृत्यु दर अधिक है, लेकिन दूसरी लहर में ये समूह गंभीर रूप से प्रभावित नहीं है। इस लहर में तो 18 से 44 साल के लोग अधिक प्रभावित हैं। अगर उद्देश्य टीके खरीदना है तो केंद्र केवल 45 से अधिक के लिए ही क्यों खरीदना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना टीकाकरण का एक स्लॉट प्राप्त करने के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकता पर गंभीर चिंता जताई, क्योंकि भारतीय आबादी के एक बड़े वर्ग की अभी तक स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आप डिजिटल इंडिया कहते रहते हैं, लेकिन आप जमीनी हकीकत से अवगत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आप निश्चित रूप से पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन आप डिजिटल डिवाइड का जवाब कैसे देंगे? आप उन प्रवासी मजदूरों के सवाल का जवाब कैसे देते हैं जिन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है? कोर्ट ने कहा कि अगर शहरी टीकाकरण केंद्रों में लोगों को वैक्सीन स्लॉट मिलना मुश्किल हो रहा है तो प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों का भविष्य क्या होगा? न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने कहा, यह लोगों के लिए एक वास्तविक डर है। मुझे देश भर के लोगों से संकट के समय फोन आए और उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई कोरोना वैक्सीन की दोहरी कीमतों और खरीद नीति को लेकर कड़े सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या ये केंद्र सरकार की नीति है कि राज्यों को निजी निर्माताओं से टीके खरीदने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने दें और राज्यों यहाँ तक कि नगर निगमों को वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने दिया जाए? वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस तर्क का जवाब देते हुए कि ये नीतिगत मामले हैं, इनमें कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा शक्ति सीमित है, इसके जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नीति नहीं बना रहे हैं। 30 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में कहा गया है ये समस्याएं हैं, आप लचीले होंगे, आप केवल ये नहीं कह सकते कि आप केंद्र हैं और आप जानते हैं कि क्या सही है।
सोशल मीडिया कंपनियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर लाए गए नए आईटी नियमों पर सरकार और ट्विटर में तकरार जारी है। इसके बीच आज दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से कहा कि अगर नए नियमों पर स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया है तो ट्विटर को इन्हें मानना ही होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्विटर ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों को अभी तक नहीं माना है, तो दूसरी ओर ट्विटर ने कहा कि उसने नए नियमों के चलते ही एक रेजिडेंट ग्रीवांस अफसर नियुक्त किया है और वो नियमों पर अमल कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि ट्विटर के दावे गलत हैं, जिसके बाद कोर्ट ने ट्विटर को 3 हफ्ते का समय दिया कि वो इतने समय में रिकॉर्ड पर रखे कि उसने रेजिडेंट ग्रीवांस अफसर नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी विवाद के बीच अब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के दिल्ली तबादले के केंद्र के एक तरफा फैसले पर केंद्र और राज्य आमने सामने आ गए हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया है। ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर यह साफ किया कि केंद्र इस मामले में एक तरफा फैसला नहीं ले सकता है। उन्होंने केंद्र के इस फैसले को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा, बंगाल सरकार इस महत्वपूर्ण समय पर अपने मुख्य सचिव को नहीं भेज सकती है। मध्य प्रदेश में साल 2019 के हनी ट्रैप मामले को लेकर अब जांच कर रहे विशेष जांच दल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से कहा है कि वो उनके पास रखी वो पेन ड्राइव सौंप दें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत हैं। इसको लेकर कमलनाथ को एसआईटी ने सीआरपीसी की धाराएं लगाते हुए उन्हें नोटिस भी भेजा है। हालांकि कमलनाथ ने ऐसी किसी भी पेन ड्राइव के होने से इनकार कर दिया। भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि कमलनाथ 2 जून को भोपाल स्थित अपने आवास पर रहें और बयान दर्ज कराएं। इसके अलावा पेन ड्राइव भी सौंपें। बता दें, सितंबर 2019 में भोपाल और इंदौर से 5 महिलाओं और 1 पुरुष को नेताओं और बड़े अधिकारियों को हनी ट्रैप करने और आपत्तिजनक वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पंजाब कांग्रेस में बीते 2 महीने से चल रहा घमासान शिखर पर पहुंच गया है। राज्य कांग्रेस में बिगड़ते हालात को देखकर हाईकमान सक्रिय हो गया है और उसने 3 सदस्यों की एक कमेटी को सभी की बात सुनकर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस बीच कुल 25 विधायक मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है और हाईकमान की ओर से बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी इस मामले में उनसे बात कर रही है। बताया गया है कि विधायकों से एक-एक करके बात की जा रही है। कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव और पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पुराने नेता जयप्रकाश अग्रवाल शामिल हैं। बिहार में कोरोना महामारी को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन को 8 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। कुर्सी जाने के खतरे के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब गाजा का खतरा दिखाया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो यह देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। बता दें, नेतन्याहू का बयान दक्षिणपंथी नेता नफ्ताली बेनेट के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने संभावना जताई है कि वो एक संभावित गठबंधन सरकार का हिस्सा बनेंगे, जिससे देश में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता खत्म हो सकती है। बता दें, नेतन्याहू के खिलाफ अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां एकजुट हो सकती हैं। इसमें कट्टर राष्ट्रवादी, वामपंथी और लिबरल विचारधारा वाले लोग भी हो सकते हैं, जिनकी विचारधारा कहीं से कहीं मैच नहीं खाती है, सिवाय इसके कि वो नेतन्याहू को हटाना चाहते हैं। बता दें, अगर नेतन्याहू की सरकार जाती है तो 12 साल बाद वो सत्ता से बाहर होंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।